हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एम्पिरिकल अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट डिमांड फॉर मनी फंक्शन। डिमांड फॉर मनी फंक्शन को एस्टिमेट करने के लिए एम्पिरिकल अटेम्प्ट्स क्या क्या हुए थे वो डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक मनी इन बैंकिंग और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है और डिमांड फॉर मनी फंक्शन के बाकी सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। जिस हिसाब से अपने पेपर में अटैम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया है। डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या मनी इन बैंकिंग भी लिख सकते हो, रिफ्लेक्टिंग द डिज़ायर of the individuals and firms to hold liquid assets rather than इन्वेस्ट इन इलिक्विड और रिस्की ऑल्टरनेटिव्स। तो जो डिमांड फॉर मनी है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मनी बैंकिंग का या मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का, जो रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिविजुअल या फर्म्स अपने पास कितना कैश रखेंगे बजाय इसके कि वो कहीं रिस्की एसेट पे पैसा लगा दें। अंडरस्टैंडिंग द डिमांड फॉर मनी इज़ क्रूशल फॉर सेंट्रल बैंक्स इन फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी एज इट इन्फ्लुएंसेस द इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो डिमांड फॉर मनी फंक्शन को या डिमांड फॉर मनी को पढ़ना और अंडरस्टैंड करना काफ़ी सेंट्रल बैंक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिमांड फॉर मनी के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे और मॉनेटरी पॉलिसी इस हिसाब से बननी चाहिए कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे और इंटरेस्ट रेट को भी थोड़ा स्टेबलाइज किया जाए ताकि फ्लक्चुएशंस मिनिमम हो। तो अर्ली एम्पिरिकल स्टडीज़ क्या कहती हैं इस बारे में? द एम्पिरिकल एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फॉर मनी बिगिन इन द मिड 20th century, coinciding with the development of econometric techniques and the availability of macroeconomic data। तो ये मिड 20th सेंचुरी में शुरू हो गया था जब इकोनोमेट्रिक्स की टेक्निक्स भी आ गई थी और मैक्रो इकोनॉमिक डाटा अवेलेबल होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो केन्स क्या कहते हैं इस बारे में? जॉन मेनार्ड केन्स, जिन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में लिखी थी, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। उन्होंने अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दे दी डिमांड फॉर मनी के लिए, एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन डिटर्मिनिंग द डिमांड फॉर मनी। तो उन्होंने बता दिया कि डिमांड फॉर मनी में जो इंटरेस्ट रेट है उनका क्या रोल है, ट्रांजैक्शन के लिए भी नहीं और प्रिकॉशन के लिए भी, क्योंकि ये दोनों तो इनकम पे डिपेंड करती हैं, मगर जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगी। अर्ली इंपेरिकल स्टडीज सच एज दोज बाय जेम्स टॉबिन जो 1956 में की थी, उन्होंने फोकस्ड ऑन एस्टिमेटिंग द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। उन्होंने इंटरेस्ट इलास्टिसिटी पे काम किया। उन्होंने ये दिखाया कि जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ट्रांजैक्शन पे भी असर करती है। टॉबिन्स पोर्टफोलियो balance approach suggests that individuals hold money as a part of diversified portfolio, balancing liquidity against the return on other assets। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा कि किस हिसाब से जो इंडिविजुअल है वो डाइवर्सिफाई करेगा अपने पोर्टफोलियो को और अपने पास जो है जो लिक्विडिटी भी रखेगा और बाकी सारे एसेट्स भी रखेगा ताकि वो अपनी कॉस्टिंग कम कर पाए। इसको मैंने ऑलरेडी बॉमल एंड टॉबिन की जो अप्रोच है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, द क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रिवाइव्ड बाय मिल्टन फ्रीडमैन इन 1950s posited a stable relationship between money supply and nominal income। तो जो पुरानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आ रही थी वो तो सप्लाई ऑफ मनी की थी, मगर डिमांड फॉर मनी की थ्योरी उसको बनाया मिल्टन फ्रीडमैन ने। तो जो मिल्टन फ्रीडमैन ने जो थ्योरी दी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्होंने बताया कि मनी सप्लाई और इनकम में क्या क्या रिलेशन है और किस तरीके से जो मनी सप्लाई है वो चेंज की जा सकती है, प्राइस लेवल से उसका प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है और डिमांड फॉर मनी फंक्शन एक स्टेबल फंक्शन है, उसके बारे में बताया। तो फ्रीडमैन्स एम्पिरिकल वर्क एम्फेसाइज द रोल ऑफ परमानेंट इनकम इन डिटर्मिनिंग द मनी डिमांड। उन्होंने परमानेंट इनकम को काफ़ी जोर दिया। परमानेंट इनकम क्या होती है? जितनी भी आपने फ्यूचर में इनकम्स कमानी है या पीछे कमाई हुई है उसकी एवरेज इनकम। ठीक है, आर्गुइंग दैट द डिमांड फॉर मनी फंक्शन इज रिलेटिवली स्टेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये कहा कि जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है वो एक स्टेबल फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद बॉमल एंड टॉबिन ने क्या काम किया वो भी मैंने ऑलरेडी फुल क्वेश्चन बनाया हुआ है और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। William Baumol and James Tobin developed a theoretical model that provided a microeconomic foundation of the demand for money। उन्होंने जो मॉडल बनाया है वो डिमांड फॉर मनी की माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन देता है, इंडिविजुअल बेस्ड मॉडल है वो। ठीक है, द बॉमल टॉबिन मॉडल कंसीडर्स ट्रेड ऑफ बिटवीन द कन्वीनियंस ऑफ होल्डिंग मनी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन इंटरेस्ट। कि अगर आप मनी सारा का सारा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना, इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड्स रखते हो तो आपको कैश चाहिए तो उसको खर्चना, उसको बॉन्ड्स को बेचना पड़ेगा, बेचोगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, द मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट द डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो मैंने मतलब फुल वीडियो एक्सप्लेन की हुई है इसके ऊपर कि मनी डिमांड इज इक्वल्स टू BY डिवाइडेड बाय 2R
अंडर द रूट, ठीक है, वेयर बी रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग नॉन मॉनेटरी एसेट्स इनटू मनी, मतलब ब्रोकरेज वगैरह देनी पड़ेगी और भी टाइम खर्च हुआ आपका, ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है. द empirical test of the Baumol-Tobin model generally supported its predictions, although the model's simplicity led to the criticism regarding its applicability टू मोर कॉम्प्लेक्स इकॉनमीज. तो सिंपल वर्ड्स में ज़्यादातर तो ये मॉडल ने अपनी जो भी जो इन्वेंशंस वगैरह की थी, जो भी इस मॉडल ने चीज़ें बताई थी, वो एम्पिरिकल एविडेंस में आ गया, मगर ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल मॉडल था और ये कॉम्प्लेक्स इकॉनमीज़ या वहाँ पे जहाँ पे हाईली कॉम्प्लेक्स इकॉनमीज़ या हाईली डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, उस पर ये नहीं लग पाया. नेक्स्ट, गोल्डफ्लेड एरा. In 1917s, Stephen Goldfled conducted empirical work on the demand for money in the United States. United States में उन्होंने 70s में काफ़ी काम किया डिमांड फॉर मनी के ऊपर. Using quarterly data from 1952 to 1972, Goldfled estimated a stable money demand function for M1, that is narrow money, finding that income and interest rates were significant determinant of the money demand. तो उसने कहा कि इनकम और इंटरेस्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा असर करते हैं डिमांड फॉर मनी को, और जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है वो एक स्टेबल फंक्शन है. उसने अपने क्वार्टरली डाटा लिए 20 साल के 1952 से 1972 तक. हिज वर्क बिकम अ बेंचमार्क फॉर सब्सिक्वेंट स्टडीज़. तो जो भी उसके बाद स्टडीज़ आई उनके लिए एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया. फिफ्थ आ जाते हैं एम्पिरिकल एविडेंस या एम्पिरिकल स्टडीज़ में. लुकास क्रिटिक एंड द सर्च फॉर स्टेबिलिटी. रॉबर्ट लुकास जो कि 1976 में उन्होंने क्रिटिक ऑफ इकोनोमेट्रिक पॉलिसी इवैल्यूएशन बुक लिखी थी, highlighted the limitation of using historical data to estimate the structural relationships such as the demand for money when the policy regimes change. तो जैसे पॉलिसी रिजीम चेंज हो जाती है तो मनी की डिमांड में और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से किस तरीके से जो चेंजेस आते हैं वो चीज़ उन्होंने डिस्कस की. लुकास आर्ग्यूड that economic agents adjust their behavior in response to पॉलिसी चेंजेस. तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो इकोनॉमिक एजेंट्स लगा लो, कोई भी ये जो वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक चीज़ें अपने आप को पॉलिसी चेंज मतलब सरकार जो भी पॉलिसी लेके आती है उसके हिसाब से चेंज कर देते हैं. रेंडरिंग हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स अनस्टेबल. तो जो भी पुराने रिलेशनशिप्स हैं उनको तो हम पढ़ सकते हैं, आने वाले टाइम पे पता नहीं केड़ी पॉलिसी चेंज कर दे सरकार, कुछ भी हो जाए. तो ये जो फंक्शन है ये अनस्टेबल फंक्शन है. अनस्टेबिलिटी पे जो है ये पूरा का पूरा जो है फ्यूचर पॉलिसीज़ की वजह से आ जाता है, ठीक है. इन रिस्पॉन्स रिसर्चेस बिगन रिसर्च होनी शुरू हो गई टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस ऑफ मनी डिमांड फंक्शन इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेक्टेशंस, डायनेमिक एडजस्टमेंट्स एंड को इंटीग्रेशन टेक्निक्स टू अकाउंट फॉर नॉन स्टेशनैरिटी इन द मैक्रो इकोनॉमिक टाइम सीरीज़. तो उन्होंने जो रॉबर्ट लुकास थे उन्होंने अपनी इकोनोमेट्रिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया और इकोनोमेट्रिक्स के अंदर उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया थ्रू इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स कि जो डिमांड फॉर मनी है वो कैसी है, अनस्टेबल है. अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि डायनेमिक जो एडजस्टमेंट्स नहीं हो पा रहे और मनी सप्लाई के चेंज होने से चेंज होती रहती है. तो उसको को इंटीग्रेशन के थ्रू और स्टेशनैरिटी और नॉन स्टेशनैरिटी टेस्ट लगा के उन्होंने ये दिखाया, ठीक है. ये चीज़ें सारी मैंने को इंटीग्रेशन और नॉन स्टेशनैरिटी ये सारी मैंने इकोनोमेट्रिक्स की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड की हुई है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है co-integration and error correction models. Very important. The development of co-integration analysis in 1980s pioneered by Clive Granger and Robert Engel. तो इसको एंजल ग्रेंजर टेस्ट भी कहा जाता है जो इकोनोमेट्रिक्स में आता है. Provided a new framework for estimating long-run relationship between the non-stationary या non-stationary variables. उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको दिखाने के लिए co-integration और ECM जिसको error correction model कहा जाता है उन्होंने उसको डेवलप किया. Applied to money demand, co-integration techniques allowed researchers to distinguish between short-run fluctuations and long-run equilibrium relationships. तो अगर वो इकोनोमेट्रिक्स की टेक्निक्स लगाएंगे को-इंटीग्रेशन की तो वो ये देख सकते हैं रिसर्चर्स कि भाई जो शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन है वो कैसे कैसे होती हैं और लॉन्ग टर्म का इक्विलिब्रियम किस किस तरीके से आता है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को वो डिस्टिंग्विश कर सकती हैं. एरर करेक्शन मॉडल जिसको ECM कहा जाता है बिकेम अ पॉपुलर टूल फॉर एस्टिमेटिंग मनी डिमांड फंक्शन, कैप्चरिंग द डायनेमिक एडजस्टमेंट प्रोसेस टुवर्ड इक्विलिब्रियम. तो ये जो एरर करेक्टिंग मॉडल हैं या एरर करेक्शन मॉडल हैं इनको इस्तेमाल करके हम मनी के अंदर क्या क्या डिमांड फॉर मनी के अंदर एडजस्टमेंट चल रही हैं वो सारा देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कब होगा वो भी हम निकाल सकते हैं. स्टडीज़ यूजिंग ECMs ऑफ्टन फाउंड evidence
of a stable long-run relationship between money demand and income and interest rates even in the face of short-term instability. तो जब हम ECM के थ्रू इसको मनी की डिमांड फंक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखा गया कि लॉन्ग रन में ये रिलेशनशिप जो मनी की डिमांड का है और इनकम का और इंटरेस्ट रेट्स का है, ये हाईली स्टेबल है, और जो शॉर्ट रन है उसमें ये इनस्टेबल रिलेशनशिप है. नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल इनोवेशंस एंड द डिक्लाइन ऑफ मनी डिमांड फंक्शन. जैसे जैसे फाइनेंशियल इनोवेशंस आई, मनी के डिमांड फंक्शन में भी चेंजेस आए और मनी की डिमांड में भी काफ़ी चेंजेस आए, डिक्लाइन होती रही. आपको पैसे ही क्यों चाहिए जब आप गूगल पे या UPI पेमेंट कर सकते हो, ठीक है. द लेट 20th and early 21st centuries witnessed significant financial innovations including the widespread adoption of electronic payment schemes, credit cards and online banking. तो ये सारी ऑनलाइन चीज़ें शुरू हो गई. अब आपको पैसा नहीं चाहिए, मार्केट जाते हो, फ़ोन से पैसे दे देते हो, ठीक है. These developments reduced the need for holding cash and other liquid assets leading to decline in the demand for money. तो जितना ये सारा का सारा आ रहा है डिक्लाइन ऑफ मनी, तो आपको चाहिए नहीं, पैसा तो आपको बैंक में चाहिए, बैंक कार्ड लेके गए, फटाफट से स्वाइप कर दिया. तो empirical studies during this period struggled to identify stable money demand function, particularly for narrow monetary aggregates like M1. तो M1 को अगर देखें तो उसको तो प्रेडिक्ट करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. Researchers increasingly turned to broader money, जो broader measure of money है, such as M2 and M3, which included interest bearing deposits and other near money assets. तो रिसर्चर्स को M1 को छोड़ के M2 और M3 पे जाके और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी ताकि वो डिमांड फॉर मनी फंक्शन को और अच्छे से डेवलप कर सकें. Empirical attempts, अब कंक्लूड करते हैं. Empirical attempts to estimate the demand for money function have evolved significantly over the past century, reflecting advances in the economic theory, econometric techniques and the changing nature of financial system. तो पिछले कई डेकेड से या पिछले कई सेंचुरी से जो हम इसको डिमांड फॉर मनी को स्टडी करते आ रहे हैं, तो इसमें लगातार चेंजेस दिख रहे हैं. पहले जो हम वेरिएबल्स लेते थे, अब वो वेरिएबल्स नहीं ले रहे, और टेक्निक्स भी चेंज होती जा रही हैं पढ़ने की, इसको डिमांड फॉर मनी फंक्शन को, ठीक है. पहले हम नॉर्मल टेक्निक से काम करते थे, फिर मैथमेटिकल इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स आ गई. While early studies identified stable relationship between money demand, income and interest rates, subsequent research has highlighted the challenges posed by financial innovations, globalization and measurement issues. तो जो लेटेस्ट स्टडीज़ आ रही हैं वो कह रही हैं कि भाई इसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम है और ये स्टेबल फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि लगातार इनोवेशंस के होने से ये हाईली अनस्टेबल हो गया है. As the financial landscape continues to evolve, so too will the empirical approaches to understanding the demand for money, ensuring that this remains a vibrant area of research in monetary economics. तो सिंपल वर्ड्स में जैसे जैसे नई नई टेक्निक्स आ रही हैं वैसे वैसे ये अनस्टेबल हो जा रहा है और उसकी नए नए तरीके आ जा रहे हैं पढ़ने के डिमांड फॉर मनी फंक्शन के. तो जैसे जैसे लेटेस्ट रिसर्च होती रहेगी वैसे वैसे डिमांड फॉर मनी फंक्शन और ज़्यादा इवॉल्व होता रहेगा. तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक कि एम्पिरिकल स्टडीज़ क्या हुई हैं, एम्पिरिकल अटेम्प्ट्स क्या हुए हैं डिमांड फॉर मनी को एस्टिमेट करने के लिए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.